लेकिन जो समाज सेक्स की निंदा करेगा उस समाज में सेक्स की अश्लील मांग शुरू हो जाएगी। सेक्स की मांग अश्लील नहीं है, लेकिन सप्रेसिव सोसाइटी सेक्स की मांग को अश्लील रास्तों पर ले जाएगी। खाने की मांग कोई पाप नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां 16 वर्ष तक मैंने कभी रात को खाना नहीं खाया और सोचता था कि रात खाना खाया तो नरक गया। न कभी घर में किसी को खाते देखा था, और जो आसपास खाते थे तो घर के लोगों का भाव भी देखा था कि वो सब नरक जाने वाले। 16 साल तक घर के बाहर भी ज्यादा नहीं गया था, तो मुझे कभी रात खाने का मौका भी नहीं आया। एक बार कुछ मित्रों के साथ पिकनिक पे गया, कॉलेज में पहुंचा तो वो तो सब रात को खाने वाले थे। पहाड़ पर दिन भर घूमे, थक गए, उन्होंने दिन तो खाने की कोई फिक्र न की, रात खाना बनाना शुरू किया। अब मैं दिन भर का भूखा हूं, थका मांदा हूं, उनके खाने की सुगंध सामने ही खाना बन रहा है। मेरा पूरा मन तो इंकार कर रहा है कि खाना मत खाना, क्योंकि इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और भूख कह रही कि खाना खाना ही पड़ेगा। असंभव है रोकना। फिर उनके खाने की सुगंध घेर रही, फिर उन सबका मनाना भी आकर्षण दे रहा है कि खाइए, से क्या बिगड़ता, हम सब नरक जाएंगे तो तुम भी चले चलना, इतने लोग सब नरक जाएंगे। उनकी बात आखिर में मान ली, खाना खा लिया। खाना तो खा लिया, लेकिन रात में 3 बार वॉमिट हुई। जब तक पूरा खाना नहीं निकल गया तब तक मैं रात में सो नहीं सका। उस दिन मैंने यही सोचा कि ये पापपूर्ण चीज थी, इसलिए वॉमिट हो गई। आज मैं जानता हूं पापपूर्ण होने से कोई संबंध न था। मेरा जो विरोध था, मेरी जो निंदा थी, मेरे जो मन का भाव था, मेरी जो सप्रेसिव दिमाग था कि नहीं खाना है, उसने रिवोल्ट पैदा किया है, उसने वॉमिट भी पैदा कर दी। अब तो बहुत बार खा रहा हूं, अब वॉमिट नहीं होती। इतने लोग खा रहे हैं, उन्हें नहीं होती। उस दिन मैंने यही समझा था कि वॉमिट जो है वो पाप को बाहर फेंक देने के लिए है। सेक्स की मांग तो स्वाभाविक है, न हो तो आदमी बीमार है। वो मांग तो स्वाभाविक है, लेकिन उस स्वाभाविक मांग को अगर हम सब तरफ से निंदा करें और रोकने की कोशिश करें तो मांग अश्लील बन जाएगी, पापपूर्ण बन जाएगी, और उस आदमी को भी लगने लगेगा कोई अपराध का काम हो रहा है, वो उससे चोरी से भी करने लगेगा और ऐसे उपाय खोजेगा जहां वो मांग भी पूरी हो जाए अश्लील, और कोई बाधा भी ना पड़े। अब 2 ही उपाय हैं, या तो वो पिक्चर देख के पूरा कर ले और या सड़कों पर चलती स्त्रियों के वस्त्र छीन ले। एक ही उपाय है, या तो वो कविता पढ़ के पूरी कर ले या बाथरूम में गालियां लिख के पूरी कर ले। वो कुछ उपाय खोजेगा और उस उपाय से एक नई मांग पैदा होगी, एक नया बाजार पैदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेक्स की मांग गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि सेक्स के संबंध में हमारी जो धारणा है दुश्मनी की, वो गलत है। वो दुश्मनी की धारणा अश्लीलता पैदा करती। अश्लीलता दमन का सहज परिणाम है, और जितना स्वस्थ समाज होगा उतना कम दमन वाला होगा, उतनी कम अश्लीलता होगी, क्योंकि चीजों के तथ्यों को हमने स्वीकार कर लिया होगा। एक छोटा सा बच्चा पूछ रहा है, एक छोटे से बच्चे के मन में भी जिज्ञासा है कि लड़की का शरीर कैसा है, एक छोटी लड़की के मन में भी जिज्ञासा है कि लड़के का शरीर कैसा है, और हम सबने उसके शरीर ढांके हुए हैं। और जिज्ञासा बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि लड़के को लड़की कुछ अलग मालूम पड़ती है, लड़की को लड़का कुछ अलग मालूम पड़ता है। घर के लोग अलग अलग होने का भाव भी पैदा करते हैं, कॉन्शियसनेस भी पैदा करते हैं कि वो लड़का है, वो लड़की है। लड़का गुड्डी खेल रहा हो तो इंकार करते हैं कि लड़कियों जैसा काम कर रहे हो। स्वाभाविक है कि वो जानना चाहे कि फर्क क्या है, भेद क्या है, और कभी उसको पूरा नहीं देखा है तो वो छिपके देखना चाहता है। वो डॉक्टरी का खेल खेल के और लड़की के घांगरे के भीतर घुस जाना चाहता है। वो कुछ ना कुछ उपाय खोजेगा। अब ये उपाय अश्लील हुए चले जा रहे हैं, ये उपाय खतरनाक हुए चले जा रहे हैं। इनका ईजाद करने वाला बच्चा नहीं है, इनका ईजाद हम करवा रहे हैं, हम उसको रोक रहे हैं। अगर लड़के और लड़कियां नंगे साथ खेल रहे हो, स्नान कर रहे हो, एक उम्र तक नंगे बड़े हो रहे हो, और कोई कॉन्शियसनेस न दी जा रही हो कि ये शरीर अलग, ये शरीर अलग, वो उसके अलगपन से परिचित हो गए होंगे, वो बड़े हो गए होंगे। आज भी आदिवासी समाज में शरीर के प्रति वो जुगुप्सा नहीं है जो हम में है, क्योंकि शरीर खुले हुए हैं। जुगुप्सा का सवाल क्या है? सीक्रेसी नहीं है तो अश्लीलता का सवाल क्या है? एक आदिवासी को हैरानी ही होती है ये बात देख के कि स्त्रियों के स्तनों का इतना प्रचार विज्ञापनों में हो, फिल्मों में हो। एक हैरानी ही होती कि मामला क्या है, ये दिमाग खराब हो गया लोगों का क्या? स्त्री के स्तन है तो ठीक बात है, इसमें मामला क्या है तब बढ़ाने का? और कालिदास से लेकर और सारे कवि स्त्री के स्तनों की चर्चा कर रहे हैं, महाकवि भी वही चर्चा कर रहा है, कालिदास भी वही कह रहे हैं, और सारे लोग वही कह रहे हैं। कालिदास को जंगल में फल लटके दिखाई पड़ते हैं तो भी यही दिखाई पड़ता है कि स्त्री के स्तनों जैसे फल लटके हुए। ये कुछ ना कुछ अस्वस्थ हो गई कहीं कोई बात, कहीं हमने ऐसा धक्का दिया है कि हमने परवर्षण का उपाय पैदा कर दिया। नहीं तो फल में फल दिखाई पड़ना चाहिए, फल से स्त्री के स्तन के देखने का क्या संबंध? कोई मामला नहीं समझ में आता, कोई एसोसिएशन नहीं दिखता। लेकिन हमने जब सब तरफ से रोका है तो माइंड नए नए मार्ग खोज रहा है, नई तरकीबें खोज रहा है और नए उपाय खोज रहा है। ये मांग हमारी जो शुद्धतावादी दृष्टि है उसने पैदा की।
और मजा यह है कि वो शुद्धतावादी दृष्टि कहती है कि हम नियम इसलिए पैदा करते हैं कि आपको स्वस्थ कर सके, हम व्यवस्था इसलिए देते हैं कि आप गड़बड़ ना हो जाए, हम अनुशासन इसलिए बनाते हैं कि आदमी भटक न जाए, और उसके अनुशासन, उसकी व्यवस्था, उसके सारे नियम मिलके जैसा आदमी है उसको भटका रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कोई व्यवस्था ना हो, कोई नियम ना हो, मैं ये कहता हूं कि अभी जो व्यवस्था है अवैज्ञानिक है। व्यवस्था जरूर हो, नियम भी जरूर हो, अनुशासन भी जरूर हो, लेकिन वैज्ञानिक हो, क्योंकि इस व्यवस्था और नियम का ये आउटकम है जो हमें दिखाई पड़ रहा है। और मजा यह है कि हम सोचते हैं कि इस व्यवस्था को और मजबूत करो, तब ये रुक जाएगा, इसको हम जितना मजबूत करेंगे उतना ये बढ़ जाएगा। ये उसी से पैदा हो रहा है, ये उसी से संबंधित है। ये बात ठीक है कि कोई नियम जरूरी है समाज को चलाने के लिए, लेकिन जो नियम हमने आज तक बनाए हैं वो समाज को चलाने में कम, रोकने में ज्यादा साधक हुए हैं। ये भी सच है कि समाज में एक व्यवस्था, एक स्थिरता चाहिए, लेकिन स्थिरता का मतलब जड़ता नहीं है, और व्यवस्था का मतलब मार डालना नहीं। और आदमी की जिंदगी को सब तरफ से अगर इतने सींचों में बांध दिया जाए कि हिलना डुलना मुश्किल हो जाए, तो वो छलांग लगा के कूद पड़े और सब तोड़ दे, ये भी मुश्किल नहीं है, ये भी बिल्कुल आसान है, ये उसी से पैदा होगा। मेरी दृष्टि में हमारी अश्लीलता हमारी नैतिकता का फल है। सेक्स का नहीं कह रहा हूं, सेक्स का परवर्शन हमारी नैतिकता करती है, जैसी नैतिकता हमने बना रखी। इसका यह भी मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि कोई नैतिकता ना हो, इसका केवल मतलब इतना है कि जो नैतिकता अब तक है वो बहुत गहरे में अनैतिक है, उसके परिणाम अनैतिक है। नैतिकता पूरी बदलनी पड़ेगी, कुछ और ढंग से सोचना पड़ेगा। अगर बच्चे लड़कियों को नग्न देखना चाहते हैं, लड़कियां बच्चों को नग्न देखना चाहती हैं, तो नैतिक समाज वो होगा जो इसकी सरलतम सुविधापूर्ण व्यवस्था कर दे कि बच्चों को खुद अपने प्राइवेट रास्ते न खोजने पड़े। तो शायद एक बच्चा ज्यादा स्वस्थ पैदा हो सकेगा। जिज्ञासा उसकी पूरी हो गई, वो आगे बढ़ जाएगा, वो अटकाव नहीं रह जाएगा, वो उलझाव नहीं रह जाएगा, वो किसी तस्वीर में नंगा देखने की आतुरता छोड़ देगा। तस्वीर का नंगा होना अर्थहीन हो जाएगा, उसने नंगे लोगों को देख लिया है, तस्वीर में देखने की अब कोई जरूरत नहीं है। तस्वीर तभी तक सार्थक है जब तक सब्स्टिट्यूट है, और वो सब्स्टिट्यूट रहेगी। और हम डरते हैं कि कहीं जब नंगी तस्वीर इतना नुकसान कर रही है तो नंगी लड़की को देखना और नुकसान कर देगा। हमारे तर्क ये है, वो तर्क बिल्कुल गलत है। नंगी तस्वीर इसीलिए नुकसान कर रही है कि नंगी लड़की को देखना असंभव है, नंगे लड़के को देखना असंभव है। हम एक दूसरे के शरीर से ही परिचित नहीं हो पाते, जो कि बिल्कुल सहज स्वाभाविक जिज्ञासा है, न कुछ अश्लील है न कुछ बुरा है। ये जो मांग हम पैदा कर रहे हैं, ये मांग हमारी पैदा की हुई है, फिर ये मांग का उत्तर भी आएगा ही। और अब चूंकि हर चीज की आदमी की भीतरी मांग का हर एक का शोषण संभव हो गया है, तो अब हम उसका शोषण भी करेंगे। अब हम ऐसी व्यवस्था से शोषण करेंगे कि शोषण भी जारी रहेगा, मांग मिटेगी भी नहीं। एक आदमी, एक समाज अगर बच्चों को नग्न रखता हो एक सीमा तक, 8-10 वर्ष की उम्र तक, जब तक वो नग्न बहुत अच्छी तरह परिचित हो जाएं और नग्नता पर कोई ऑब्सेशन और टेबू ना हो, तो हम पाएंगे कि नग्नता एक अर्थ में मुक्तिदायी है बजाय खींचने के। नग्नता आकर्षक नहीं, सुंदर भी बहुत नहीं, शायद उसे देख के विकर्षण ही पैदा हो सकता है, आकर्षण बहुत कम। लेकिन उसे हमने, और जब हम नंगी तस्वीर देखते हैं तो तस्वीर बहुत क्रिएटेड मामला है, उसको हम इस सारी व्यवस्था से बनाते हैं कि वो आकर्षक हो जाती है। फिल्म पे जो स्त्री हम देख रहे हैं वो स्त्री असली नहीं है, वो स्त्री 90% आदमी की ईजाद है। उसकी सारी बनावट, उसका सारा सौंदर्य, उसके अंग का अनुपात, वो सब ईजाद है, वो सारी व्यवस्था है, वो सब फोटोग्राफी है, वैज्ञानिक टेक्निक है। और एक ऐसी स्त्री हम देख रहे हैं जिसको पहले ऋषि मुनि स्वर्ग में अप्सरा की देखा करते थे, अप्सरा को, अब हम उसको फिल्म में देख रहे हैं। ऋषि मुनियों को अप्सरा देखनी पड़ती थी क्योंकि फिल्म उपलब्ध नहीं थी, हमको फिल्म देखने को मिल गई, इसलिए अप्सरा की हमने फिक्र छोड़ दी। लेकिन वो जो अप्सरा जैसी स्त्री खड़ी हो गई वो नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उसका एक बिंब हमारे मन में बनने वाला है, बनेगा ही, हमारी मांग भी वही है। और कोई असली स्त्री उस बिंब को पूरा नहीं कर पाएगी तो कठिनाई हो ही जाने वाली। कोई असली स्त्री न उतनी सुगंधित मालूम पड़ेगी, न उतनी सुंदर मालूम पड़ेगी, न उतनी अद्भुत मालूम पड़ेगी। असली होगी, ठोस होगी, शरीर होगा, शरीर में पसीना भी होगा, बदबू भी होगी, और सौंदर्य 2 दिन में फीका भी पड़ जाएगा। ठीक ही है, वो सौंदर्य ना फीका पड़ता, फासले पर है, दूर है। तो ये हमने जो नैतिक आरोपण से एक व्यवस्था पैदा की है, उस व्यवस्था से अश्लीलता आ गई, अश्लीलता से मांग आ गई। अब मांग को पूरा करना जरूरी हो गया, लेकिन पुराना नीतिवादी कहता है ये मांग से जो सप्लाई पैदा हुई ये बंद कर दो। उसका कहना है कि सप्लाई बंद कर देने से मांग मिट जाएगी। ये मुझे अवैज्ञानिक मालूम पड़ता है।